हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लेक्चर 1 चल रहा है हमारा भारत का संवैधानिक विकास, उसका पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। सोर्सेस, स्रोत। जो भारत का संविधान बना है उसका सोर्स क्या है। भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधान से बहुत मेल खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से ली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने किन किन कंट्री से ऐड करी है हमारे संविधान में, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अलग अलग देश के संविधान के बारे में तो बताऊंगा ही सही कि किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ट्रिक से भी याद कराऊं। मतलब आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएगी कि हमने कौन कौन सा भाग किन किन कंट्री से लिया है हमारे संविधान में। लगभग 70-80% डेटा जो है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान और दे लेंगे तो ये टॉपिक 100% आपके दिमाग में पूरा कंप्लीटली सेट हो जाएगा। इसको एक इमेज से देखिए कि ये अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, कनाडा का संविधान है, आयरलैंड का संविधान है, रूस का संविधान है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। तो ऐसे और भी कंट्रीज़ है, बट हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो भारत का जो संविधान बना है ना, तो थोड़ा थोड़ा हमने क्या करा, हर कंट्री से पोर्शन ऐड करा और बन गया हमारा भारत का संविधान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर इमेज से समझ में आया होगा कि भारत का संविधान जो है वो किस तरीके से बना है। अब एक एक करके सभी देशों के संविधान से क्या क्या पोर्शन लिया है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स जर्मनी से। जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या चीज़ें ली गई हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जर्मनी वर्ड जो है ये हमको क्या फीलिंग दे रहा है। अगर ध्यान से जर्मनी वर्ड को आप खोलोगे तो क्या समझ में आ रहा है? जम गई मनी, है ना। जर्मनी, जम गई मनी। तो अगर मनी जम जाएगी किसी कंट्री के अंदर तो अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। अर्थव्यवस्था अगर रुक जाएगी तो इमरजेंसी लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन जो है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध, या फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। हो गया आपको याद? बहुत ही इजी तरीका है इसको याद करने का। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करी हमने, तो आपात उपबंध क्या होते हैं? ये जो कंट्री में किसी बड़ी मुसीबत या संकट के समय पर लागू किए जाते हैं, जैसे कि वॉर के टाइम पर। तो इस तरीके की सिचुएशन में इमरजेंसी प्रोविजंस हमको देखने को मिलते हैं, आपात उपबंध। अगर हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की, तो वे स्पेशल राइट्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन के समय मिलते हैं, ताकि वे फास्ट डिसीजन ले सके और सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके। ठीक है, अगली कंट्री की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर जापान को देखोगे, जापान के लोग जो है किसी भी चीज़ को बनाने में हमेशा एक सही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान जो है इतना सक्सेसफुल है, वहाँ के लोग इतने सक्सेसफुल है, क्योंकि वो हमेशा एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान जो है इतनी तरक्की पर है। अपने डेली रूटीन में भी वो एक अच्छी प्रक्रिया, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान के लोगों की उम्र भी लंबी होती है ना फ्रेंड्स। तो इसी वजह से फ्रेंड्स ऐसा सोचिए कि भारतीय संविधान में इसी प्रोसीजर, इसी प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया? जापान से लिया है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। तो जब भी आप प्रोसीजर वर्ड देखोगे, प्रक्रिया देखोगे, तो आपको जापानी लोग दिमाग में आएंगे कि यार जापान जो है ये प्रोसीजर प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, इसीलिए जापान जो है इतनी तरक्की पर है। समझ में आया आपको? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई कानून संसद द्वारा पारित किया गया हो और उस कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो उस प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी होती है, चाहे वह प्रक्रिया उचित हो या ना हो। एक प्रोसीजर बना हुआ है, एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसको फॉलो करना। अब बात करते हैं कि इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि सभी गवर्नमेंट वर्क और डिसीजन जो है वो लीगल रूल्स और प्रोसीजर के अनुसार किए जाते हैं। मतलब किसी पर्सन को तभी सजा दी जा सकती है जब उसके खिलाफ कानून के अनुसार ठीक से एक्शन लिया जाए। क्लियर? तो जापान के संविधान से क्या लिया? प्रक्रिया, प्रोसीजर ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ओके, तो दो कंट्री की हमको डिटेल याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि रूस के संविधान से क्या लिया है, रशिया के संविधान से। तो रूस की बात कर रहे हैं हम।
तो रूस ऐसी कंट्री है जो कि रूट कर बैठी रहती है, हमेशा किसी न किसी कंट्री से हमेशा क्या करती है, ये रूट कर बैठ जाती है। तो रूस का नेचर कैसा है, रूट कर बैठने का, रूट कर। ठीक है, तो हमने वो वर्ड लिख लेना है रूट कर। तो देखिए इस वर्ड से ही हमको क्लियर हो रहा है, रू ठ कर। तो रू से बन जाएगा हमारा रूस, और कर जो आखिरी में है ये कर्तव्य को इंडिकेट कर रहा है। तो कर्तव्य देखिए, अगर हमारे संविधान में बात करेंगे हम, तो मौलिक कर्तव्य का हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं साइन मिलेगा। तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में रशिया के संविधान से ली गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जो कि सिटीजन को कंट्री और सोसाइटी के लिए करने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, जो कि हमको फॉलो करना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये लिए गए हैं रशिया के संविधान से। हो गया आपको याद, कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या कॉन्सेप्ट लिए गए। तो एक मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक हमारी है इमेज वाली। मैं एक इमेज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप बस वो इमेज देखिए, आपके दिमाग में एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और हमेशा आपके दिमाग में वो रहेगी। कभी भी एग्जाम में फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। ओके, तो इमेज है हमारी इस तरीके से। ये एक सिचुएशन है, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर एक परेड हो रही है। इस परेड में हम क्या देख रहे हैं कि एक आदमी फ्रॉक पहनकर घुस आता है। ठीक है, ये एक हमारी इमेजिनेशन है जिसको हमने इमेज के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर सेट हो चुकी है, गणतंत्र दिवस की परेड चल रही है और इस परेड में एक आदमी जो है वो फ्रॉक पहनकर घुस आता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की परेड में यहाँ पर हमारे पास में एक वर्ड निकल कर आया, गणतंत्र, रिपब्लिक, और फ्रॉक से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एक वर्ड निकल के आया। फ्रॉक से एक ही कंट्री है जो कि हमको फ्रांस वर्ड जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस जो है ये हमको क्लियर हो गया। तो एक गणतंत्र राज्य का विचार जो है, द आइडिया ऑफ अ रिपब्लिकन स्टेट, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, गणतंत्र राज्य का मतलब होता है कि कंट्री का जो चीफ होगा, मतलब जो सबसे प्रमुख होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वह पब्लिक द्वारा चुना जाएगा। राजशाही शासन जो है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? एक गणतंत्र राज्य का विचार, द आइडिया ऑफ अ रिपब्लिकन स्टेट। क्लियर हो गया आपको? चाह के भी नहीं आप इसको भूल सकते अब। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार जो है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये भी किसके संविधान से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में लिया गया इनको। लिबर्टी, स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार सोचने, बोलने और काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए। समानता, इक्वालिटी का मतलब है जितने भी लोग हैं सभी लोग एक समान रहे, उन्हें एक जैसे राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बंधुता, फ्रेटर्निटी का मतलब है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भाईचारे और आपसी सहयोग के साथ में रहे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गणतंत्र मतलब रिपब्लिक का विचार जो है ये भारतीय संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट लेते हैं हम। अगली जो हमारी कंट्री है वो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होते हैं कि धन का समान वितरण होना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, कृषि एवं पशुपालन का संगठन होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण का काम होना चाहिए। ये सभी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि धन का समान वितरण होना चाहिए, मतलब आय का समान वितरण होना चाहिए। तो आय से क्या बनेगा फ्रेंड्स? क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि एक ही कंट्री आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्लियर हो गया आपको? ये सभी प्रिंसिपल जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि उसे कंट्री के सिटीजन्स की भलाई के लिए क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, अब मेरे को बताइए आप कि आय की बात हो रही है, तो कंट्री में सबसे ज़्यादा आय किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होगी। भारत में भी देखिए सबसे ज़्यादा आय प्रेसिडेंट की होती है ना। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से रिलेटेड हमको बहुत सारी चीज़ें जो है
वो देखने को मिलेगी आयरलैंड के संविधान से। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, जो मेथड ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट है, ये भी हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, जो नॉमिनेशन करता है राष्ट्रपति, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान, यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान की बात हो रही, मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वैसे भी हमको आय से कनेक्ट कर रहा है कि आय सबसे ज़्यादा होती है राष्ट्रपति की, और ऊपर से आय देने की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं राशि देने की बात हो रही है पुरस्कार के रूप में। तो वो किसके संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो वैसे भी कनेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। बिल्कुल हमको ट्रिक से याद हो गया है। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है सरकार की संसदीय प्रणाली। तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात हो रही है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्यों की बात हो रही है, और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान की बात हो रही है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब भी देखेंगे आपके दिमाग में आएगा धन का समान वितरण करना। धन मतलब आय, आय का समान वितरण आयरलैंड, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो उसको। तो ये एक और कंट्री हमारी कंप्लीट होती है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है हमारे संविधान में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका की, कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने हमारे संविधान में क्या क्या लिया है। तो एक छोटी सी स्टोरी बनाई है मैंने, आप वो बस स्टोरी ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में क्या एक राजा हुआ करता था। वो राजा ये चाहता था कि मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने जो राज्य हैं उनके लिए कुछ मदद कर सकूं, पर वो मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पर जो संविधान बना हुआ था वो उसको रोक रहा था। और वो चाहता था कि मैं लोगों को फ्री का सामान जो है वो बांटूं, जिससे कि लोगों को फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प मिले। अफ्रीका में देखिए लास्ट का वर्ड पकड़ेंगे आप, फ्री का सामान, ठीक है। तो वो राजा की भी दिमाग में ऐसी सोच थी कि मैं फ्री का सामान लोगों को दूं, जिससे लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। पर संविधान जो है वो उसको रोक रहा था। तो उसने क्या करा, संविधान में संशोधन कर दिया, ठीक है। तो संविधान में संशोधन किया उसने, और उसने क्या करा, फ्री का सामान बांटना स्टार्ट किया। पर हर राज्य में फ्री का सामान पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए उसने क्या करा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया कि भैया हर राज्य में सामान जो है, फ्री का सामान, वो सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये देखने के लिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कर दिया। और उन सदस्यों ने अपने राज्यों में ये देखा कि हाँ भैया फ्री का सामान जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से डिलीवर हो रहा है। तो आपको स्टोरी समझ में आ गई, दक्षिण अफ्रीका के राजा की स्टोरी। दक्षिण अफ्रीका नाम देखोगे तो फ्री का सामान एक राजा है वहाँ पर जो वितरण करना चाहता है, पर उसका संविधान उसे रोक रहा था। तो उसने संविधान संशोधन कर दिया। अब राज्यों में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है फ्री का सामान, ये देखने के लिए उसने राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया। तो उन राज्यसभा के सदस्यों ने ये इंश्योर किया कि फ्री का सामान जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है। बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मैंने आपके दिमाग में सेट कर दी है। तो दो चीज़ें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई जो कि हमको इस स्टोरी से क्लियर हो रही है। एक तो संविधान संशोधन की व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिस्टम, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और सेकेंड, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। संविधान संशोधन की व्यवस्था एक वो एक्टिविटी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस और इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट में विशेष बहुमत से प्रपोजल पास किया जाता है। वहीं राज्यसभा के मेंबर्स की बात करें हम, तो राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट असेंबली के मेंबर और सर्टेन स्पेसिफाइड पीपल जो है वो चुनते हैं। इसमें स्टेट की असेंबलीज के लेजिस्लेटर वोट देते हैं और कुछ मेंबर को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं भारतीय संविधान में। ये भी याद हो गया हमको। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात कर रहे हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में देखिए स्टार्टिंग में आप अगर यहाँ पर वर्ड देखोगे तो ऑस लिखा हुआ आ रहा है, तो हम एक वर्ड बनाते हैं इससे ऑसम। तो ऑसम चीज़ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है, जो कि बिल्कुल ऑसम है। और ये ऑसम चीज़ क्या है, देखो ऑसम में आगे का वर्ड तो हमको ऑस्ट्रेलिया बता रहा है ऑस, और पीछे का सम जो है ये हमको इंडिकेट कर रहा है समवर्ती सूची की तरफ, कॉन्करेंट लिस्ट की तरफ। हिंदी में इसे समवर्ती सूची बोलते हैं। अब याद करने के लिए हमको ट्रिक तो यूज़ करना ही है, ठीक है। तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो आगे का वर्ड देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया से ऑसम बनेगा, ठीक है। तो ऑसम, ऑसम में
हमको पीछे सम दिख रहा है, सम से बन जाएगा समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, हमारे संविधान के अंदर 3 तरीके की लिस्ट हमको देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, इसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों को लॉ बनाने का, मतलब कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे कि एजुकेशन आता है इसके अंदर, फॉरेस्ट्री आता है इसके अंदर, ऐसे इसके अंदर सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये याद हो गया आपको कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारी जो प्रस्तावना है, जो हमारे प्रियम्बल की लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका कॉन्सेप्ट भी लिया गया है। इसके अलावा संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ बनाएगी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फेडरल सिस्टम है, मतलब कॉन्सेप्ट है, वो तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, पर कौन कौन से सब्जेक्ट पर कौन कौन सी सरकार जो है, मतलब केंद्र या फिर स्टेट लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, ये चीज़ ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कॉन्सेप्ट लिया गया है कनाडा के संविधान से, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये 3 चीज़ें भी ली गई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कनाडा के संविधान की। देखिए, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई। आप अगर कनाडा का फ्रेंड्स मैप देखोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो कितने सारे आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। तो कनाडा में छोटे छोटे आइलैंड जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शक्ति है वो बटी हुई दिख रही है हमको। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो अब इतने सारे आइलैंड है तो कैसे कंट्रोल रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उन आइलैंड को भी तो अपनी अपनी पावर देना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको शक्तियों का बंटवारा दिख रहा है ना। तो जब भी कनाडा का मैप देखोगे आप या कनाडा को दिमाग में लोगे तो इस तरीके से आपके दिमाग में स्टोरी चलना चाहिए कि कनाडा के मैप में हमने देखा था कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स थे, तो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई वहाँ पर। तो केंद्र सरकार ने कुछ पावर जो है खुद के पास रखी और कुछ प्रांतों को दे दी, ताकि वह किसी भी प्रकार का काम जो है वो सुचारू रूप से चला सके। इसके अलावा उनकी निगरानी के लिए हर राज्य में क्या करे, राज्यपालों की नियुक्ति कर दी, जो कि केंद्र से ही होती हैं। तो इस तरीके से जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटी जाती है। तो भारत का जो संविधान है एक संघीय प्रणाली, मतलब फेडरल सिस्टम को अपनाता है। ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गई। इसी के साथ साथ संघात्मक शक्तियाँ जो है, कोलिजनल फोर्सेस जो है, ये कॉन्सेप्ट भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, संघात्मक शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती है, वे पावर होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लिस्ट में हमको नहीं देखने को मिलती है। चाहे वो सेंट्रल लिस्ट ले लो, स्टेट ले लो या फिर कॉन्करेंट लिस्ट ले लो, इन तीनों लिस्ट में हमको नहीं देखने को मिलती हैं। ये पावर का यूज़ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये है संघात्मक शक्तियाँ। ये कॉन्सेप्ट भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। एंड हमने बात करी थी कि भैया पावर दी गई है राज्यों को, स्टेट को, तो उसकी निगरानी रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो राज्यपालों की नियुक्ति करी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ये कॉन्सेप्ट भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें हमको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 कंट्री बची है, अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रिटेन फिर भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से याद करा दूंगा। अमेरिका वाले में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसको हमको दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की, मतलब ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। तो अंग्रेज़ों ने इतने साल तक भारत में राज किया, तो जो बेसिक कोर चीज़ें हैं वो हमको दे के चले गए हैं ये अंग्रेज लोग, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है, जैसे कि सरकार की संसदीय प्रणाली, ये बिल्कुल एकदम कोर चीज़ है। सरकार की संसदीय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स द्वारा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसके अलावा चूंकि हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे एक्ट बनाए, लॉ बनाए,
तो जो ये लॉ मेकिंग है ना, ये भी अंग्रेज लोग सिखा गए हमको, मतलब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही, ब्रिटिश संविधान से ही अडॉप्ट करी है। रूल ऑफ लॉ और प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ये दोनों चीज़ें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग का मतलब ये हो गया कि जिसके द्वारा पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर नए लॉ बनाती है या फिर पुराने लॉ में अमेंडमेंट करती हैं। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन का मतलब ये हो गया कि कंट्री में सभी लोगों और गवर्नमेंट को लॉ का पालन करना कंपलसरी है और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा संसद की बात कर रहे हैं हम, तो संसद में 2 सदन हमको देखने को मिलते हैं। तो द्विसदनीय प्रणाली भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली, बाइकैमरल सिस्टम, जिसमें जो पार्लियामेंट होती है वो 2 हाउस से मिलकर बनी होती हैं। इंडिया में ये लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उससे मिलकर बनी हुई है। दोनों सदनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ फॉर्मेशन में। इसके अलावा संसद की बात कर रहे हैं हम, तो संसद में हमको मंत्री दिखते हैं। तो कैबिनेट सिस्टम जो है ये भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है, मतलब मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है ये भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। उसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर शामिल होते हैं जो कि मिलकर क्या करते हैं, देश की गवर्नमेंट को चलाते हैं। और ये मिनिस्टर पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो कि ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है ये भी भारत ने ब्रिटिश संविधान से ही अडॉप्ट किया है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि पूरी कंट्री में सिटीजन की एक ही प्रकार की सिटीजनशिप होती है। चाहे आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आपकी सिटीजनशिप इंडियन ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ये हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, कैबिनेट सिस्टम और बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी कंट्री की बात करते हैं हम, अमेरिका की। अब यहाँ पर देखिए, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, तो अमेरिका आप सभी को पता ही है कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो पावर की बात हो रही है यहाँ पर, अमेरिका बहुत ही पावरफुल है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे बताना कि उनमें भी कहीं ना कहीं आपको पावर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये हमें किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या फिर भेदभाव के खिलाफ खड़े होने के लिए शक्ति देते हैं हमको। तो कहीं ना कहीं हमको ये पावर देते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हमको यहाँ पर पावर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा न्यायालय की व्यवस्था जो है, न्यायालय के पास भी पावर होती है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती हैं। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो किसके पास जाएगा, न्यायालय के पास ही तो जाएगा ना। तो न्यायालय के पास पावर है, तो यहाँ पर पावर शो हो रहा है हमको। इसके अलावा अमेरिका ऐसी कंट्री है, अगर अमेरिका की किसी देश के साथ में नहीं बनेगी तो उस कंट्री में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस हमको देखने को मिलेंगे। तो फाइनेंशियली इमरजेंसी वहाँ पर लग सकती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जो है, ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, 3 सब्जेक्ट हमने डिस्कस करे, फंडामेंटल राइट्स, न्यायालय की व्यवस्था। इस न्यायालय की व्यवस्था में देखिए क्या क्या आ रहा है। एक तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट होती है वो अपने डिसीजन बिना किसी प्रेशर्स के लेती है। इसके अलावा न्यायालय की व्यवस्था में हमको सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके डिसीजंस सभी कोर्ट पर लागू होते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 चीज़ें तो हमको क्लियर हो गई है कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में होती है, जो कि किसी कंट्री के उद्देश्य को बताती है। तो अब भैया सबसे पावरफुल कंट्री के ही तो हम इंट्रोडक्शन को फॉलो करेंगे, प्रस्तावना को फॉलो करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, भारत भी चाहता है ना कि अमेरिका जिस तरीके से आगे बढ़ा है उसी तरीके से भारत भी आगे बढ़े। तो प्रस्तावना किसकी फॉलो करेंगे हम, अमेरिका की फॉलो करेंगे, है ना। तो प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के संविधान से। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये तो आपको ईजी तरीके से याद हो गई है। अब 2-3 और बता रहा हूँ मैं आपको जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है, वो आपको दिमाग में रखना है। उपराष्ट्रपति का पद जो है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रेसिडेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है ये वाइस प्रेसिडेंट का। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगर प्रेसिडेंट कोई बड़े गलत काम करता है तो उसे हटाने की प्रोसेस जो है वो शुरू की जा सकती है। ये प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कॉन्सेप्ट जो है, प्रावधान जो है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये 3 चीज़ें भी आप दिमाग में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी कंट्री है वो सारी कवर करा दी है कि किन किन कंट्री से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, आप देखोगे कि कितनी आसानी से आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप अच्छे से टेस्ट लगाओगे, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए, लास्ट में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और थोड़ी कवर करेंगे हम। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए एकमात्र प्रोविज़न है जो पूरी तरीके से इंडियन का है, भारत का है, वो है शून्यकाल का, 0 आर का। तो 0 आर का जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीय संविधान का ही है। तो कभी घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो कन्फ्यूज़ मत होना। और इस 0 आर का जो टाइम होता है वो होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। शून्यकाल जो होता है ये क्या होता है, ये वो समय होता है जब संसद में सांसद किसी भी मुद्दे को तुरंत उठा सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिस पर तुरंत चर्चा की आवश्यकता होती है। शून्यकाल कहा जाता है क्योंकि ये प्रश्नकाल मतलब क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद आता है और कोई भी निर्धारित एजेंडे का हिस्सा नहीं होता है। समझ में आया आपको? भारत का जो संविधान है उसे बनकर तैयार होने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। मतलब ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसी वजह से एवरी ईयर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये सभी तो आपको पता भी होगा, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टेस्ट की तरफ। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थ्योरेटिकल सेक्शन जितना भी था, जितना भी मुझे आपको याद करवाना था, मैं करा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है ये किसके संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया? फेडरल सिस्टम क्या होता है? केंद्र और स्टेट की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमको कनाडा वाले संविधान में हमने डिस्कस किया था कि कनाडा में छोटे छोटे आइलैंड बहुत सारे थे, तो उन आइलैंड को मैनेज करने के लिए शक्तियाँ जो है वो बांट दी गई, डिस्कस किया था हमने। तो फेडरल सिस्टम जो है ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कनाडा से। सी आंसर। फंडामेंटल राइट का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर की बात हो रही है, हमारे मूल अधिकार, हमारी पावर की बात हो रही है। तो पावरफुल कंट्री कौन सी है? अमेरिका। बी आंसर। न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो जुडिशियल की बात हो रही है, न्यायालय की बात हो रही है। तो न्यायालय की व्यवस्था मैंने आपको बताया था, न्यायालय जो है इसके पास पावर होती है। हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसकी रक्षा करने की जवाबदारी किसके पास है? न्यायालय के पास है। तो न्यायालय के पास पावर है, तो पावरफुल कंट्री अमेरिका। बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत में से कौन सा स्रोत विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, किस कंट्री से लिया है हमने? ये देखिए लॉ की बात हो रही है और अंग्रेजों ने इतने लॉ हमको दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की बात हो रही है, ब्रिटेन से रिलेट कर रहा है ये। ए आंसर। संविधान की प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना किसको फॉलो करेंगे हम? अमेरिका को। पावरफुल कंट्री है, पावरफुल देश बनना चाहते हैं हम। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का विचार किस देश से लिया गया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं? धन का समान वितरण। तो धन मतलब हो गया आय, आय का समान वितरण मतलब आयरलैंड। बी आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, गणतंत्र रिपब्लिक का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो गणतंत्र, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, वो इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, अभी भी आपको दिख रही होगी वो कहीं ना कहीं इमेज, कि एक गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है जहाँ पर एक आदमी फ्रॉक पहनकर घुस आया और फ्रॉक से हमारा बना फ्रांस। तो गणतंत्र रिपब्लिक का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ए आंसर। हो गया क्लियर? तो इस तरीके से देखिए हमने कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं
और मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की अच्छे से, सारे क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पहले लेक्चर का तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्रोत सोर्सेज को डिस्कस किया कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, और मैंने कोशिश करी है कि बहुत इजी तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि होता क्या है ना, ये सारी चीज़ों को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हम भूल ही जाएंगे। अगर हम आज पॉलिटी में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 2-3 दिन तक तो याद रहेगा हमको, बट होगा क्या, ज्योग्राफी पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, और भी सब्जेक्ट पढ़ने आपको, जब वो पढ़ोगे तब ये चीज़ें भूलना ही है आपको। और फिर आपको कुछ एग्जाम में अगर मान लो बिना रिवीजन के चले गए, और जो कि होता ही है, हम कंप्लीटली रिवीजन कर भी नहीं पाते, तो उस समय फिर हमको याद नहीं होता है। तो अभी जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाके चीज़ें सेट हो चुकी है। अब एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना, तो जो मैंने आपको तरीका बताया ना, उससे आंसर ज़रूर आप पकड़ लोगे अपना। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होके अच्छे से दिमाग लगाते हुए पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।